गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रैंकर से। दिस इज़ अमूल ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग एक बढ़िया प्रॉब्लम लेके आए हैं फिजिक्स में, जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं और उससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और एक प्रॉब्लम यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। Two charged particles of masses m and 2m having charges q and minus q respectively are kept in gravity free space at a separation small a between them। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं स्मॉल m और 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, और इन पे चार्जेस क्या है, q और माइनस q रिस्पेक्टिवली, और इनको कहाँ रखा गया है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और इनके बीच में सेपरेशन दे दिया गया है ए। जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं m और 2m मास के। एक पे चार्ज q है, दूसरे पे माइनस q है। ये यहाँ पर गलती से आ गया है, q और माइनस q दोनों के बीच का सेपरेशन a है और ये दोनों ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, इफ 2m इज गिवन अ वेलोसिटी v0 परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस and simultaneously m is also released, then find the value of v0 for which the separation between the charges never changes। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया भाई, यहाँ पर ये 2m वाला जो पार्टिकल है, इसको कोई एक वेलोसिटी दी गई है v0, और जैसे इसको हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं उसी समय इसको भी फ्री कर दे रहे हैं। जैसे इसको वेलोसिटी दी जा रही है उसी टाइम पर इसको भी फ्री कर दिया जा रहा है, और ये दोनों एक प्लस और एक माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा। तो इसको वेलोसिटी देने के साथ ही साथ हमने इसको रिलीज कर दिया। तो हमें v0 की वो वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज ना हो। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को देखिए, एक बार पढ़िए, समझिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। या नहीं भी सॉल्व हो पाए तो कम से कम इसमें क्या क्या कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है, इसको ढूंढने की कोशिश करिए, जिससे कि हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए, आप लोग इसको ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर सोल्यूशन देता हूँ आगे। तो इस प्रॉब्लम में देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वाला चार्ज फ्री है और इसको हमने वेलोसिटी दिया है v0, और इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है a, और इसमें इन दोनों की सेपरेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो एक बार हम लोग ये समझते हैं कि भाई इसमें क्या प्रोसेस है और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पर हम लोगों ने वापस से कंसीडर कर लिया है, इसमें दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं और इधर वाले चार्ज को एक वेलोसिटी दे दिया है v0। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक लॉज की बात करते हैं कि भाई जैसे कई बार इस तरह के केसेस में मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह की चीज़ें हम लोग पहले देख लेते हैं कि इनमें से कुछ कंजर्व है या नहीं, और कंजर्व है तो क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, इनको एक सिस्टम के जैसे कंसीडर करते हैं, और अगर इसको एक सिस्टम के जैसे देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, बाहर से किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स तो ज़रूर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स है, लेकिन अगर हमने इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया तो वो इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम में मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम में पहली बात क्या है, अपने पास इस सिस्टम के पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। पहली बात तो इसमें क्या है, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग सिस्टम के मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस तरह से हम लोग मोमेंटम को लिख सकते हैं सिस्टम के लिए। तो सिस्टम का मास कितना, ये तो हम लोग देख ही सकते हैं, 2m और m, ये दोनों मिलके 3m है। तो अगर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एक बात तो ये हो गई, लेकिन इसमें
अच्छी बात यह है कि ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब ये क्या रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। टाइम के साथ साथ अगर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास तो बदल नहीं रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इस सिस्टम में जो भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ये क्या होगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो एक चीज तो हम लोगों ने ढूंढ लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बाकी इसमें कुछ भी हो रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वी सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन क्या है भाई, m1v1 प्लस m2v2, यही है ना, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो इसी तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम लोग देखें, 2m इंटू वी नॉट प्लस दूसरे वाले के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2m प्लस m। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें क्या मिल गई है, v नॉट, सॉरी 2v0 बाई 3। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v0 बाई 3। तो ये एक कैलकुलेशन तो हमें मिल चुका है, 2v0 बाई 3। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, तो एक बार ये भी देखें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में देखिए जनरली हम लोगों की कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट मिल गई या सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, तो भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाके एक बार देखें। तो सपोज करिए कि अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखें, तो प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी सेपरेशन चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक बार हम लोग यही देखते हैं कि भाई अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक बार ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि भाई दो पार्टिकल्स हैं अपने पास, है ना, दो पार्टिकल्स हैं इस तरह से, इनके बीच में सेपरेशन है a। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 2v0 बाई 3। सपोज करिए कि इधर वाले पार्टिकल को मैं एक बार 1 लिख लेता हूं और इधर वाले पार्टिकल को मैं 2 लिख लेता हूं। तो 1 की वेलोसिटी हमें किसके रिस्पेक्ट में देखनी होगी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और इसको लिखेंगे क्या, v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास। तो पहले वाले के पास v0 वेलोसिटी थी, उसमें से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v0 बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये तो हमें कैसे चलता हुआ दिखाई देगा, v0 बाई 3 वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से दूसरे की वेलोसिटी अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो ये हमें क्या मिलेगा, v2c इज v2 माइनस vcm। दूसरे वाला पहले से तो रेस्ट पे था, इसलिए v2 तो 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ऑफ v सेंटर ऑफ मास, और v सेंटर ऑफ मास है कितना, 2v0 बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरे वाला पार्टिकल है वो 2v0 बाई 3 से चल रहा होगा, लेकिन पहले वाले के अपोजिट इस तरह से ये चल रहा होगा 2v0 बाई 3 से। और सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक बार फाइंड कर लेते हैं, भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लोकेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि इधर मास क्या है 2m और यहाँ पे मास कितना है m। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, ये है पोजीशन सेंटर ऑफ मास की। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी हो तो ये 2m से कितना दूर है, m से कितना दूर है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर ये सेपरेशन r1 मान लिया जाए, इसको r2 मान लिया जाए, तो 2mr1 बराबर क्या हो जाएगा, mr2, है ना। एक बार लिख लेते हैं इसको, 2mr1 इज इक्वल टू mr2। तो इससे r2 बराबर क्या हो जाएगा, 2r1, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलना चाहिए, a के बराबर। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a। ये दो चीजें हैं इस प्रॉब्लम में।
अब ये दो चीज़ें जो यहाँ पर मिल रही हैं, इससे हमें R1 और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से, तो R1 की वैल्यू देख सकते हैं कितनी आ जाएगी। R2 को रिप्लेस कर देंगे 2R1 से, तो ये 3R1 हो गया। इससे R1 की वैल्यू मिल गई है A/3। तो ये वाला जो सेपरेशन है ये हमें क्या मिल गया, A/3। इसी तरह से यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा ये क्या होगा, 2A/3। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमें ध्यान ये देना होगा कि भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फिक्स्ड। सेंटर ऑफ मास तो एक जगह फिक्स दिखाई देगा, क्योंकि उसी के फ्रेम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम में दोनों के पास वेलोसिटी दिख रही है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। तो अब हमें करना क्या है, दूसरी बात यह है कि इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, तो किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट ही रहने वाली है। इसके बाद एक और क्या कंडीशन है इसमें, कि अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो किसी फिक्स पॉइंट से इंडिविजुअल का सेपरेशन भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, तो इसके लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ऐसे वेलोसिटी है, तो इसके पास जो भी सेंटर ऑफ मास से सेपरेशन है A/3 का, ये इसी सेपरेशन से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दे। इस तरह से A/3 रेडियस में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दे, और इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 2A/3 रेडियस के एक सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दे। इनको हम लोग देखें किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये कुछ इस तरह से दिखने चाहिए, ऐसे, इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट ऐसे घूमते हुए ये दिखाई दे, एक दूसरे के अपोजिट ही इस तरह से घूमते हुए यहाँ से ऐसे दिखाई दे, और दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स रहेगा, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ओवरऑल अब हम लोग ये देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इन दोनों का ही हमें सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व होना चाहिए, और दोनों में से किसी एक का सर्कुलर मोशन देख लें तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें वेलोसिटी हमें मिल रही है, और इन दोनों को के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स भी हम लोग लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, और वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इनको सर्कुलर मोशन कराने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स क्या लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू क्या होगा, K/Q1Q2/r², 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 डिवाइडेड बाई A²। ये तो इसमें फोर्स हो गया। फोर्स का कैलकुलेशन मिल जाए तो इसको हम लोग अब किससे इक्वेट करा देंगे, mv²/r से। तो किसी भी एक के लिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर 2m वाले को कंसीडर करें तो 2m इंटू V0/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A/3, mv²/r यही लिखना है। तो 2m V0/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, r। इसका रेडियस क्या था, A/3। तो ये अपने पास कैलकुलेशन मिला। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ सिंप्लीफाई करें तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, 6m/a, 6m/a मल्टीप्लाइड बाई V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे 3 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इससे वैल्यू आ गई 2m V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और ये होना कितना चाहिए, Q²/4π एप्सिलॉन नॉट A²। डिनोमिनेटर में एक a यहाँ पर और बचा हुआ था, तो a से एक भी कैंसिल कर लेते हैं, और अब यहाँ से V0 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 8 बन जाएगा, और 3 ऊपर हो जाएगा, तो 3/8। यहाँ से V0 की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आएगी V0 की वैल्यू होनी चाहिए √3 डिवाइडेड बाई 8 Q² डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट AM, पाई एप्सिलॉन नॉट AM। तो ये अपना एक आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग चाहें तो दूसरे वाले का सर्कुलर मोशन कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते थे, फोर्स यही रहेगा, और दूसरे वाले का सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाए तो दूसरे वाले के सर्कुलर मोशन में उसका मास क्या लेना है, m,
वेलोसिटी क्या लेनी है 2v0/3, 2v0/3, और इसके बाद रेडियस इसका क्या लेना है 2a/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3m/2a, 3m/2a और 4/9 v0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, वैल्यू वही मिलेगी 2m v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों में से किसी को भी यूज हम लोग कर सकते हैं, चाहे स्मॉल m वाले पार्टिकल को कंसिडर करें उसका सर्कुलर मोशन देख लें, या फिर 2m वाले को कंसिडर करें उसका सर्कुलर मोशन देख लें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कैलकुलेटिव नहीं था, रिलेटिवली ये आसान ही था, लेकिन इसको एट वंस अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस तरह के वीडियोज़ अभी लेके हम लोग और आते रहेंगे, तब तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और इस तरह के सेशंस को एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।